हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एटॉमिक मास, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला के आइडिया को गो थ्रू किए थे। ठीक है, और आज हम लोग एटॉमिक मास के साथ साथ मोलर मास पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कंपोजिशन भी फाइंड करना सीखेंगे। कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो ही आपका खत्म होगा, आपका ये चैप्टर दैट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो थ्योरेटिकल सेक्शन था उसको हम लोग प्रीवियस क्लास में कर लिए। ठीक है, तो कुछ पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, और जो पार्ट होगा वो मैक्सिमम हम लोग का जो पार्ट है वो मैक्सिमम हम लोग का न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है। क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, देखो हम लोग इसे है ना एटॉमिक मास के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में बात कर लिया था। अब हम कुछ एलिमेंट्स का ना आपको हम एटॉमिक मास लिख देते हैं। कुछ एलिमेंट्स का हम लोग आपको एटॉमिक मास लिख देते हैं। वो आपको प्रैक्टिस करते करते याद होगा। अभी से लेके 10th क्लास तक, 10th क्लास, 11th क्लास, +2 तक जाओगे, +1 +2 तक आपको यूज होगा। तो भाई कुछ एलिमेंट्स का जो हमको फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जो भी फ्रीक्वेंटली यूज होगा उसका मैं आपको डाटा लिख रहा हूं। आप इसको प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं बोल के आप बैठ के याद करो। क्वेश्चंस करते करते आपका एक जगह लिखा रहेगा। क्वेश्चंस करते करते आपको सारा कुछ अपने आप याद हो जाएगा। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर क्या आता है, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, लिथियम का कितना होता है 7, बेरिलियम का आपको 9 होगा, बोरोन का आपको, बोरोन है ना, बोरोन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 एंड नियन का 20। देखो तो यहां तक डाउट है, यहां तक डाउट है आपको अच्छे। बोरोन का बोरोन को पेमेंट कर दो। ठीक है, हो गया। नियन, देन क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन, देन मेरे को पोटेशियम है, देन कैल्शियम। ठीक है, इसका 23 होता है, 24, 27, और सिलिकॉन का आपको होता है 30, इसका 31, इसका 32, क्लोरीन का 35.5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्गन 40, पोटेशियम का 39, सल्फर का 40। ठीक है, कहीं कहीं पोटेशियम आपको 40 भी लिखा रहेगा, डजेंट मैटर, 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो 40 लेके करो या 39 लेके करो, जरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड ये मेरा हो गया अप टू कैल्शियम, ये मेरा हो गया अप टू कैल्शियम। ये देखो अप टू 20 है, ये क्या मेरे पास अप टू 20 है। ठीक है, अब 20 के बाद भी कुछ एलिमेंट्स के हैं जो कि हम लोग को फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। 20 के बाद भी कुछ एलिमेंट्स के हैं जो मेरे को फ्रीक्वेंटली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है। ठीक है, कॉपर है, जिंक है आपको। ठीक है, और इसके बाद ऐसे करो, एजी का, EU का, ठीक है, आयोडीन का हो जाता है आपको यूज, ब्रोमीन का यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आयरन का होता है 56, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, कॉपर 63.5, जिंक का 65, एजी का 108 होता है। ठीक है, EU का एक मिनट, EU का आपको 197, EU का 197 होता है, आयोडीन का 127 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है। इसके अलावा आपको आई थिंक और कोई ज्यादा यूज होगा नहीं। इतने एलिमेंट्स देखो, ये सारा आपका एक्स्ट्रा है, दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा। ये पार्ट एक्स्ट्रा इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चंस जब करोगे ना, क्वेश्चंस करने में आपको इन पार्ट्स का ज्यादा यूज होने वाला है।
यहाँ तो बहुत पार्ट आपको आएगा नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास बोलेगा या मोलर मास बोला तो उसमें है यूज, बट ये वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस करते करते याद होगा। ठीक है, इतने एलिमेंट्स से यदि आपको इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पे कंट्रोल है, देखो कभी कभी किसी किसी बोर्ड में आपको है ना दे दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी आपको किसी बोर्ड में दे दिया क्वेश्चन है ना, जब भी मोलर मास निकाला तो एटॉमिक मास का दिया रहता है, बट सेफ जोन हम तभी फील करेंगे जब हमें इन सारे का एटॉमिक मास क्या होगा पता होगा, क्लियर कट पता होगा। अब देखो हमेशा फिर से बोल रहे हैं, हम आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस करो, ठीक है, मतलब एक दो इतना पता करो कि 10 20 30 क्वेश्चन करते करते हमको सारा याद हो जाए, 10 20 30 क्वेश्चन करते करते मेरे को सारा याद हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो तो, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फर्स्ट पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। सेकेंड आपका है कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, आप उसी टेबल का यूज करना, ठीक है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है। फोर्थ वन आपका है अमोनियम सोडियम एसिटेट CH3COONA। आप प्रैक्टिस करो, जल्दी, ठीक है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, अपने आप पता हो जाएगा सारा कुछ, प्रैक्टिस करो, अपने आप आपको सारा आइडिया आ जाएगा, जल्दी से करो, ठीक है। देखो फर्स्ट का जो होगा अमोनियम क्लोरेट बोला है, फर्स्ट फिर पोटेशियम क्लोरेट। कभी देखो हम जब भी आपको सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां तो आप रेडिकल्स पढ़ चुके हो, आपको उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता आता है करने के लिए, मतलब उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको फाइंड करने के लिए आता है। जब आपको उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आता है, तो डेफिनेटली आप है ना, या तो आपको कंपाउंड के फॉर्म में दिया रहेगा या आपको बिना कंपाउंड के फॉर्म में दिया रहेगा, आपसे क्वेश्चंस निकलने चाहिए। ओके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको ना ऐसे कॉपर सल्फेट और 5 वाटर जाके पूछेगा, उसे क्या पूछेगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मोलर मास निकालो, या अमोनियम सल्फेट का मोलर मास इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएगा, एक आपको रेडिकल्स का यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन वो बन जाता है, दूसरा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। चलो अमोनियम क्लोरेट क्या लिखेंगे, KClO3, ये क्या ना, पोटेशियम क्लोरेट क्या होगा, KClO3, ये ना क्लोरेट बताया था ना, ClO3 नेगेटिव, क्लोरेट रेडिकल, ठीक है। क्या होगा जल्दी से करो, पोटेशियम कितना बोले 39, 35.5 किसका, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का 3 इंटू कितना 16, बस आपको ऐड करना है, ऐड आप कर सकते हो, ऐड करो सबको। कॉपर सल्फेट और 5 वाटर क्या लिखोगे, कॉपर का 63.5, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 16, कितना 4। अब इस डॉट का मतलब क्या होता है, प्लस, यहां मल्टीप्लाई मत करना, 5 वाटर मॉलिक्यूल वहां पे एसोसिएटेड है का मतलब है 5 एक वाटर का मास निकाल लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, उसमें उसके मास में ऐड कर दो। कॉपर सल्फेट का जो भी मास होगा, कॉपर सल्फेट के मास में वाटर का 5 मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप एक वाटर का मास निकालो, 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट मच मास वाटर के साथ क्या एसोसिएटेड है, दैट इज आपको यहां करना पड़ेगा 5 इंटू कितना 18, आप मास निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट वन अमोनियम सल्फेट है, देखो यहां करने का बहुत सारा मतलब है, यहां बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हो। फर्स्ट मेथड हम देखो, फर्स्ट क्या किया, कोई इसको ओपन करके किया, ओपन करने का क्या मतलब है, हम बस अभी कंबाइन कर रहे हैं। एन कितना होता है मास बच्चे, एन का मास कितना होता है 14, एन का मास कितना है 14, हाइड्रोजन का 1 कितना है 4, 14 प्लस कितना 4, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, होल ट्वाइस है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस क्या होगा ऑक्सीजन का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना 4 इंटू कितना 64, आपको ऐड करना। या कोई क्या करेगा ना, इसको ओपन करके लिखेगा, डजंट मैटर,
N2 बोला कि N2 एक का कितना होता है 14, दो का कितना हो जाएगा 28 प्लस हाइड्रोजन 4 है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8, कितना हो जाएगा 8। आप देखो ये कितना होगा 36 होगा ना, 14 प्लस 4 18 इंटू 2 कितना 36, बात बराबर ही होता है। यहाँ भी देखो इस बार डाटा का वैल्यू ना 36 ही आ रहा है और ये भी क्या है 36 ही है, तो आप किसी भी वजह से चलो डजंट मैटर, ठीक है। प्लस सल्फर कितना 32 कितना 64, आप कैंसिल निकल जाएंगे, देखो तो हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट वन CH3CONA, CH3CONA कैसे करोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 है ना, एक का कितना है 1, 3 का कितना होगा 3, कार्बन कितना आ गया 12, ऑक्सीजन 2 है, एक का कितना है 16, दो का कितना होगा 32 प्लस सोडियम, ये सोडियम है एन और ये मत समझना, एन ए सोडियम कितना होता है 23। आपको ऐड करना आता है बच्चे ना, ऐड आपका काम है, ऐड करना आपका काम है, ठीक है। CHCl3 कार्बन 12 1 प्लस कितना 3 इंटू कितना 35.5, 3 इंटू कितना 35.5। नेक्स्ट वन फिर से कंबाइन करके करो या अलग अलग करके करो, डजंट मैटर, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। इसमें कंबाइन करके करो या तो आप इसको क्या करो कंबाइंड फॉर्मेट में कर दो, या आप उसको क्या करो ब्रेक करके तब करो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों से क्या है रिजल्ट मेरा सेम आने वाला है, दोनों से मेरा रिजल्ट क्या सेम आने वाला है। दैट इज क्या होगा देखो तो 14 प्लस 4 इंटू 2 प्लस क्रोमियम होता है ना, कितना था क्रोमियम का 52, कितना था क्रोमियम का 52, क्रोमियम कितना था 52, दैट इज क्या लिखोगे 2 इंटू कितना 52, 2 इंटू कितना 52 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 सॉरी 7 है ना, इंटू कितना 16 ऐड करना, ठीक है। बस मेरे को ऐड करना, उतना काम आपको करना है, एडिंग आपको आता करने, बस आपको बताए कैसे इसको बना करना होता है। इतने क्वेश्चंस आपसे निकल गए और इतने क्वेश्चंस करते करते ना आई थिंक आपको उस कंपाउंड के फॉर्मूला का थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा, उसके एटॉमिक मास का थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ ही गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें जरूर आपको उस कंपाउंड के आइडिया आ गए होंगे कैसे उसको करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बात परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे हम लोग कहते हैं परसेंटेज वाला कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का जो परसेंटेज निकालना होता है, किसी भी कंपाउंड में किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का जब परसेंटेज निकालना होता है तो क्या कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास, मतलब कि जितने एटम्स वहां पे हैं उनका मास, मतलब कि सिंपली मास ऑफ दैट एलिमेंट ओवर टोटल मास इंटू 100 करते हैं, क्या करते हैं मास ऑफ दैट एलिमेंट ओवर टोटल मास इंटू 100 करते हैं। मेरे को क्या फाइंड होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, उससे क्या निकलता है मेरे को उस किसी भी एलिमेंट में परसेंटेज कॉम्पोजिशन मेरे को फाइंड हो जाता है, किसी भी एलिमेंट में परसेंटेज कॉम्पोजिशन मेरे को फाइंड हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना बस, अब कुछ नहीं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फेरिक सल्फेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, calculate percentage of oxygen in the compound of ferric sulfate, in the compound of ferric sulfate, ऑप्शन है calculate percentage of oxygen in the calculate percentage of oxygen in ferric sulfate, in ferric sulfate मेरे पास ऑप्शन है 40%, 45%, 48%, 50%। फेरिक सल्फेट देखो, अब यहां भी क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यूजिंग देयर एप्रोप्रिएट रेडिकल्स, यूजिंग देयर एप्रोप्रिएट रेडिकल्स। जब उसके रेडिकल्स के फॉर्मूला को लिख लोगे देन विथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, या आपको जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला है उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है, आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लेगा, ठीक है। तो फेरिक सल्फेट बताना, फेरिक क्या होता है Fe3 पॉजिटिव, बताना फेरिक क्या होता है Fe3 पॉजिटिव, फेरिक क्या होता है बच्चे Fe3 पॉजिटिव, पता ना। Fe2 क्या होता है फेरस, एंड Fe3 क्या होता है फेरी, बताते हैं वेरिएबल वैलेंसी, किसका कॉन्सेप्ट है वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। Fe3 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है बच्चे SO4 नेगेटिव, ये था ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। डॉट यहां तक। अब मैं क्या बोला है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जब मेरे बच्चे मेरे को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना था, क्या बोलेंगे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन दैट कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का टोटल मास कितना है, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का टोटल मास कितना है, यही लिखोगे ना टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर क्या लिखोगे
total mass of that compound, total mass of that compound, total mass, that is total molar mass, that is total molar mass बोलते हैं, total molar mass, total molar mass of that compound. मतलब ऑक्सीजन का जो भी मास है उसमें उसको फाइंड करो, परसेंटेज है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, यही काम करना होता ना, ये काम करना होता है ना, चलो करते हैं। ऑक्सीजन कहां पे देखो तो यहां पर नहीं है, 4 इंटू 3 कितना 4 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चे, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इंटू 4 कितना होगा 64, वो भी 3 से है ना, उसको भी हम क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए, देखो ना 4 को कितना मल्टीप्लाई किए 3 से, दैट इज आप इतना बोल सकते हो ना 3 इंटू 64 मास ऑफ टोटल ऑक्सीजन, बोल डाउट है 3 इंटू 64 इज द मास ऑफ टोटल ऑक्सीजन, बोल सकते हो ना। 4 का 64 है, उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई किए हो, ठीक है, उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई किए हो, ओके। अब क्या बोला, इस कंपाउंड का टोटल मोलर मास बोला ना, टोटल मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, मतलब वो जो एलिमेंट है जिस कंपाउंड में, वो जो एलिमेंट है वो जिस कंपाउंड में उसकी बात कर रहा है। तो आयरन कितना होता है 2 इंटू कितना 56 प्लस सल्फर कितना होता है 3 इंटू 32 प्लस 3 इंटू कितना 64, बस सॉल्व करना है आपको। 192 1112 प्लस 64 प्लस कितना 192 इंटू कितना 100, 192 ओवर कितना 4 2 6 2 8, ठीक है 6 7 7 9 7 16, ठीक है 1 1 2 1 3 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, सही है ना। Fe2 आयरन कितना होता है 56 इंटू कितना 112, सल्फर का कितना होता है 3 इंटू कितना, ये कितना होगा ओके ना 3 इंटू है ना, तो 96 हो जाएगा आई थिंक, 96 होगा। 6 2 8 2 10, ठीक है 9 1 10 9 10 19 20 ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, सही है। यहाँ गलती करे थे ना, यहाँ गलती करे थे ना, यहाँ 96 होगा ना, हम 64 लिखे थे, ठीक है। चलो देन 192 बाय कितना 200 इंटू कितना 100, 4 2 जा सही है ना 200 यार 400 होगा ना, ठीक है। 4 पर कितना 16, ठीक है 16 हो गया, कितना हो जाएगा 3 8 40%। सिंपल सा मास सम करना था और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन, calculate percentage of water in, calculate percentage of water in, percentage of water in MgSO4, MgSO4.7 water, calculate percentage of water in, calculate percentage of water in MgSO4.7 water, percentage of water in MgSO4.7 water। मेरे पास ऑप्शन है 48%, ठीक है 55.6%, 51.2% एंड 47.6। MgSO4.7 वाटर में मेरे को वाटर का परसेंटेज निकालना है, वाटर का परसेंटेज निकालना, नॉट एन एलिमेंट, हमें उस कंपाउंड का, मतलब इस कंप्लीट कंपाउंड में जो वाटर का परसेंटेज है वो हमको फाइंड करना है, मतलब वाटर का परसेंटेज फाइंड करना है। अटेम्प्ट करो बच्चे जल्दी से, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, क्या करना है, अप्रोच क्या है बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कंपाउंड का टोटल मोलर मास निकालो, टोटल मोलर मास,
पता है ना क्या होता है, मास ऑफ दैट पार्ट जिसका आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, उसका पार्ट ओवर टोटल पार्ट इंटू 100। परसेंटेज तो ये होता है ना, परसेंटेज का मतलब ये होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, mg कितना 24 और सल्फर कितना 32, फिर 64 प्लस वाटर का कितना होता है 18, कितना लिखोगे 7 इंटू कितना 18, कितना 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा 24, ऐड कर लो ना 6 5 56 प्लस दिस प्लस 56 8 से 56 5 7 5 12 126 इतना ही होगा ना। अब हमको क्या लिखना, परसेंटेज ऑफ वाटर। परसेंटेज ऑफ वाटर क्या लिखोगे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, और क्या लिखोगे टोटल मास, टोटल मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, यही था ना, टोटल मोलर मास, टोटल मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, वाटर का मास कितना बचे 126। ठीक है, और कितना 246 इंटू कितना 100, ये है ना 146। ठीक है, कितने टाइम्स कटेगा, देखो एक दिमाग लगाना, यदि यहाँ पे ना 123 होता है, 2 टाइम्स करता है आंसर 50 होता है। देखो तो यदि यहाँ पे 123 होता, हम बस आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं, यदि यहाँ पे 126 होता तो यहाँ पे कितना है 246, 2 टाइम्स करता है आंसर कितना होता है 50। बट यहाँ पे क्या 123 से ज्यादा है, तो जो आंसर है ना वो 50 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, वो जो है ना वो 50 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। दैट इज हम इतना तो बोल सकते ना, थोड़ा सा ज्यादा होगा, कितना 51.2%। निकाल देखो आंसर ये आएगा, निकाल के चेक करो आंसर बच्चे आपका ये आएगा। ठीक है, हम क्या स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, गुड, पूरा आउट है तक बच्चे, नहीं ना पूरा आउट है तक। तो सिंपल, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, हम बियॉन्ड सिलेबस जाएंगे भी नहीं, जितना पार्ट है क्योंकि सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है और उस मॉडिफिकेशन में ये पार्ट है करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फॉस्फोरस इन, देखो अब यहीं पे क्या बोले, फिर से आपको रेडिकल का यूज करके फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो, मेरे पास ऑप्शन है 30%, 32.5%, 26.5% एंड नोट। ट्राई करो। फॉस्फोरस का निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला लिखे हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या बोला, एक मिनट रुकिए, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे फॉर्मूला, हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है। पता है फॉस्फेट क्या होता है, पता है फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट पता है फॉस्फेट क्या होता है, PO4 नेगेटिव इज कॉल्ड फॉस्फेट, ये होता ना PO4 क्या था फॉस्फेट। अब बोला हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या बोला हाइड्रोजन फॉस्फेट, दैट इज HPO4 नेगेटिव इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ऐसा देखो तो ये है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट ही है ना, हाँ फॉस्फेट है, बोल डाउट है, ये क्या मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लो। ठीक है, और कैल्शियम क्या था बच्चे, कैल्शियम क्या होता है Ca, कैल्शियम क्या है Ca। तो आपको इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है।
ठीक है, मोलर मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक बार फॉर्मूला चेक कर लो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट है, PO4 3 नेगेटिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन है जैसे सल्फेट, बाय सल्फेट बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, क्या होता है HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है, क्या होगा HSO4। चलो ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होगा इसका, CaHPO4, ये होगा ना, CaHPO4। देखो तो इसका ही फॉर्मूला होगा ना, कैल्शियम फॉस्फेट का। फॉर्मूला चेक करना एक बार जल्दी से, ठीक है। तो किसका निकालना बच्चे, परसेंटेज, परसेंटेज किसका निकालना है मेरे को, फास्फोरस का। अब जब आपके पास फॉर्मूला आ ही गया, इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मोलर मास निकालो, कितना होगा इसका मोलर मास। कैल्शियम कितना 20 या 40 होगा ना, कैल्शियम कितना होता है 40 + 1, ठीक है, प्लस फास्फोरस का 31 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, एंड ऑक्सीजन कितना होता है 64। अब ऐड करो 41 + 31, 41 + 31 प्लस कितना 64, 4 2 6, ठीक है, 6 3 9 4 13, ठीक है। अब मैंने किसका निकाला, फास्फोरस का। करो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस का मास ओवर टोटल मास। फास्फोरस का मास कितना है 31 ओवर कितना 136 इंटू कितना करोगे 100, कितना करेंगे 100। चलो करो कैलकुलेट, ये होगा सॉल्व करके, एक मिनट, 3100 डिवाइडेड बाय 136, तो 22.7, कितना का परसेंटेज 22.7%, कितना का परसेंटेज 22.7%। डाउट है किसी को, नहीं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नोटा 22.7 है, हाँ 22.7 है, 22.7 है, दैट इज लास्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना आपको रेडिकल्स का भी कॉन्सेप्ट ले लेगा, ठीक है, आपसे रेडिकल का भी कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम रेडिकल आपसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन का भी वाला पार्ट पूछेगा, ठीक है। इस चीज का केयर करना होगा, ओके बच्चे। चलो नेक्स्ट देखना आगे, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, मेरे को ऑप्शन है, मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है 30%, 20%, 35% एंड नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर radical you have to find the molecular formula of calcium phosphate, and after calcium phosphate formula you can approach for percentage composition, ठीक है। तो आप अप्रोच करो, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद करो, ओके। देखो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, फॉस्फेट बच्चे क्या होता है PO4 3 नेगेटिव, देन वी कैन से दैट Ca3PO4 का होल ट्वाइस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बोल सकते हैं ना, Ca3PO4 का होल ट्वाइस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। देन वी हैव टू फाइंड मोलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कैल्शियम कितना था बच्चे 43, कितना हो जाएगा 120 प्लस फॉस्फेट 31, सल्फ ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना होगा 64 इंटू क्या करोगे 2, दैट इज 120 प्लस कितना 5 9, यही होगा ना, इंटू कितना 2, दैट इज 120 प्लस इतना, दैट इज 310। देखो तो मैथ 3 आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, आप तुरंत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना बच्चे। देन किसका पूछा है, मेरे को परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, मतलब कितना फास्फोरस 31 इंटू कितना, फास्फोरस का मास कितना था बच्चे 31, पर कितना फास्फोरस है 2 है, देन कितना होगा 31 इंटू 2 कितना 62 बाय कितना 3110 इंटू कितना 100। देखो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 इंटू कितना 20, दैट इज 20%।
बस अप्रोच पता है आपको, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो बस, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग है ना बच्चे है ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी, यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज्ड इन फर्टिलाइजर करना। यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज्ड इन फर्टिलाइजर। यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज्ड इन फर्टिलाइजर। Used in fertilizer. Urea is a very important compound used in fertilizer. Then calculate. Urea is very important compound used in fertilizer. Then calculate percentage of nitrogen. Then calculate percentage of nitrogen. Then calculate percentage of nitrogen in urea. Then calculate percentage of nitrogen in urea. Then calculate percentage of nitrogen in urea. एंड बच्चे आपको यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CuNH2 दिया हुआ, जो मेरे को यूरिया का होता है ना फॉर्मूला, वो क्या होता है NH2CuNH2। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है यूरिया, नाम सुने हो, है ना, फर्टिलाइजर में यूज होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के है ना फील्ड में यूज होता है, ठीक है। तो आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना इन यूरिया, और बच्चे मेरे को है ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एंड मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है 40%, 46.67%, 56.38% एंड नोटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कोशिश करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो टाइम। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूरिया का निकालना होगा मोलर मास। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे में क्या निकालना होगा, यूरिया का मोलर मास। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है, यूरिया का मोलर मास फाइंड करना है। देन क्या होगा, देखो तो यूरिया का मोलर मास NH2 दो बार ना, 12 14 और दो कितना 16 16 कितना 32, कल एक साथ जल्दी, इसका बराबर है ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 32 प्लस कितना 28, दैट इज 60। हमें निकालना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या बोलोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर टोटल मास, लिखोगे ना, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 ओवर टोटल मास कितना 60 इंटू कितना 100, ठीक है। सॉल्व करो, 2 14 जा 230, कट गया, ठीक है। 140 बाई कितना 3 4 3 चौक 12 2 3 18 2 6 समथिंग इतना होगा, ठीक है। बोल्ड आउट है। प्रैक्टिस बहुत सफिशिएंट कर लिए हैं, ठीक है, बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, करो, एक अच्छा क्वेश्चन है, करो। अब इतना ना थोड़ा सा इस वाले लेवल में आप लोग कंफर्ट हो गए हो ना, इस वाले लेवल के क्वेश्चन में हम लोग कंफर्ट हो चुके हैं ना, हम लोग कंफर्ट हो चुके हैं ना। चल नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना, बेरियम क्लोराइड क्रिस्टल कंटेन, बेरियम क्लोराइड क्रिस्टल कंटेन, बेरियम क्लोराइड क्रिस्टल कंटेन 14.8% ऑफ वाटर, 14.8% ऑफ वाटर। बेरियम क्लोराइड क्रिस्टल contain 14.8% of water, contain 14.8% of water, contain 14.8% of water, contain 14.8% of water. Then calculate number of molecules of water, then calculate number of molecules of water of crystallization, then calculate number of molecules of, then calculate number of molecules of water of crystallization,
Then calculate number of molecules of water of crystallization. Then calculate number of molecules of water of crystallization. Water of crystallization per molecule. Per molecule. Water of crystallization per molecule. Number of molecules of water of crystallization per molecule. मतलब बेरियम क्लोराइड के पर मॉलिक्यूल के लिए, बेरियम क्लोराइड के पर मॉलिक्यूल के उसके पास कितने वाटर के क्रिस्टल्स होंगे, मतलब वाटर का कितना मॉलिक्यूल होगा वहां पे। और बच्चे आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4। मेरे पास ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट कर दिया और कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट कर दिया। ठीक है, देखो हमें पता नहीं है, हमें बोला बेरियम क्लोराइड BaCl2 कितने वाटर के मॉलिक्यूल पता नहीं है। सपोज हम X वाटर मॉलिक्यूल मान लिए, हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में आइडिया नहीं है, देन हम क्या मान लिए, लेट X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी को क्या बोलते, कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है कि पर मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम क्लोराइड कितने वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, पर मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम क्लोराइड वहां पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ट्राई करो, सिंपल सा है। देखो हमें परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ ना 14.8%। देखो यही हम बोलते परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर क्या लिखते, बोलते ना टोटल मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर वो क्या बोलते, टोटल मोलर मास, टोटल मोलर मास इंटू 100 करते ना, यही करते बच्चे ना, यही करते ना, क्या दिक्कत है, जब यही करते तो क्या दिक्कत है, करो आप। परसेंटेज मेरे को दिया हुआ ना कितना 14.8 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, हम एक्स मान लिए, कितना लिखोगे 18x लिखोगे, बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल हैविंग 18 मास। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का मास, बेरियम है ना, बेरियम का मास कितना होता है, कैल्शियम, स्टोन्टियम, रेडियम, कैल्शियम कितना 20, ठीक है, प्लस 18 38 प्लस 38 प्लस 18 56 होगा आई थिंक, एक मिनट रुको, 112 होगा बेरियम का मोलर मास। एक मिनट, बेरियम का आपके पास मोलर मास 122 होगा, एक बार कंफर्म कर दो, मेरे को कंफर्म कर दो, बेरियम का मोलर मास 137 होता है। ठीक है, बेरियम का कितना होता है 137। ठीक है, तो इसका आपको 137 है। ठीक है, कितना लिखोगे 137 प्लस क्या लिखोगे, क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 दो है, कितना लिखोगे 71 प्लस क्या लिखोगे, लिखोगे 18x। लिखो तो बस हमें x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। चलो क्या लिखेंगे 14.8 इक्वल टू 18x ओवर कितना 8 208 प्लस कितना 18x। बस इसी को सॉल्व करना ना, इसी को मेरे को सॉल्व करना है। कितना होगा 14.8 इंटू कितना 208 प्लस 14.8 इंटू कितना 18x इज इक्वल टू कितना 18x। इसको तो लिख लेगा। ठीक है, 14.8 इंटू 208, ठीक है, 18 गया तो 18x हम कॉमन करेंगे ना, 18x कॉमन कर लिया ना, इंटू कितना हो जाएगा 13.8 हो जाएगा। देन 18x इज इक्वल टू 14.8 इंटू कितना 208, x निकालो डायरेक्ट ना, करो ना, 13.8 इंटू कितना 18 18। चलो करते हैं, करो कैलकुलेट आपको। डिवाइडेड बाय 13.8 इंटू, कहीं पे कुछ गलत भी है, कहीं पे कुछ गलत भी है, चेक करना बच्चे एक बार। 208
14.8 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 13.8 इंटू 18x था। 18x कुछ गलती हो रही है कहीं पे। 18x हम कॉमन करेंगे कितना होगा? 14.8 माइनस कितना 1, 13.8 हो जाएगा। सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरे को आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। गलती कहाँ पता चला, गलती कहाँ पे है? यहाँ 100 भी है ना यार, 100 भी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटू 100 भी लिखोगे ना। छोटा संख्या दिमाग क्या लगा, सिंपल सा कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 1800x हो जाएगा। कितना होगा? हो जाएगा ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना हो जाएगा? 14.8 इंटू कितना 208 प्लस कितना 14.8 इंटू कितना 18x इज इक्वल टू कितना 1800x। ठीक है ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, 14.8 इंटू कितना 208, ये होगा आपको सॉल्व करके 3078.4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास होगा 14.8 इंटू कितना 18। ठीक है, 266.4x इज इक्वल टू 1800x। ठीक है, तो यहां से x आपका हो जाएगा 3078.4 ओवर, इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 1800 माइनस 266.4 1533.6, therefore 3078.4 डिवाइडेड बाय 1533.6, आपको x इक्वल टू 2 आएगा। सिंपल सा था, बस हम यहाँ गलती करते, इसको हम काउंट नहीं करते। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये लॉजिक डेवलप करना था कि जो बेरियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, लेकिन उसमें एक्स पार्ट किसका वाटर का है, लेकिन उसमें एक्स पार्ट किसका वाटर का है। यदि आपको इस चीज का आइडिया है, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज वाले पार्ट में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जाओगे जैसे +1 +2 में जाओगे तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप उसको पता है कि बच्चा 9th 10th करके आया है, उसको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो बच्चे को परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आता है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि किसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे जहां पे आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको आइडिया आ चुका है। ठीक है, तो जहां बच्चे आप मास लिखे थे ना, जहां पे हम लोग एटॉमिक मास का टेबल ड्रॉ किए थे ना, वहां पे आप लोग एक बेरियम का मास लिखे ना 137 ऐड कर लेना। जहां पे हम लोग एटॉमिक मास का टेबल ड्रॉ किए थे ना, तो वहां पे आप एक और मास ऐड कर लो, किसका? बेरियम का मास कितना 137, बेरियम का मास ऐड कर लेना कितना 137। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का। हम लोग कुछ करते पता है एम्पिरिकल क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड molecular formula, but the simplest form is called empirical formula. empirical formula का जो बच्चे कैलकुलेशन है ना, जो empirical formula का कैलकुलेशन है वो मेरे को 10th क्लास में करना है। कैसे करते हैं? कैलकुलेट। ठीक है, बट जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो भी वहां पे करना है, बट हम लोग 9th क्लास में भी करना था, हम यहीं भी कर लेते हैं। ठीक है, और जो empirical formula का कैलकुलेशन होता है कि ना आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखिए पूछेगा व्हाट इज द empirical formula, व्हाट इज द molecular formula। ये जो पार्ट है मेरे को करना है 10th क्लास में। कहाँ करना है? 10th क्लास में। अब हम सिंपल सा देखते हैं कि हाँ कैसे हम फाइंड करते हैं किसका, हम कैसे फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, या एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो, गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, गिव एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट C6H6, सेकेंड है आपके पास C6H12O6, सेकेंड क्या C6H12O6, थर्ड वन C2H2 है, एंड फोर्थ इज CH3COH। दिस इज वन फोर्थ। दिस वाज आपको हर एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, मेरे को फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर दिया हुआ है, एम्पिरिकल फाइंड करना है। जल्दी से करो, तो सिंपल सा, जल्दी करो। ठीक है, तो क्या हो गया फर्स्ट का CH, सिंपलेस्ट फॉर्म C और 6 को आप कॉमन कर लोगे, क्या बचेगा? CH
कितना कॉमन करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, 6 है 12 है 6 है, कितना कॉमन होगा, 6 कॉमन हो जाएगा, क्या बनेगा CH2O। कितना कॉमन करोगे 2 और 2 कॉमन कितना होगा 2, कितना बचेगा CH। कितना कॉमन करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या लिखोगे C2H4O2, देखो तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करोगे कितना कॉमन करोगे CH2O, यही होगा ना, क्या होगा फॉर्मूला CH2O। डाउट। तो जब भी आपको है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, जब कभी भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दैट डाटा यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपली आप उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दे दिया करो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके बच्चे, तो इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं इस लेवल के लिए, ठीक है। जो हम लोग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतना सब क्वेश्चन सफिशिएंट है, बिकॉज द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इन क्लास 10th, जो कि हम वहां पे करेंगे। ओके, तो इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस हम कर लिए हैं, ठीक है। देन हमको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम इतने क्वेश्चंस करने के बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को खत्म कर देखो, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है ना, तो इसको 3 पार्ट में क्या क्लासिफाई कर दो। फर्स्ट, आपको रेडिकल्स का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। सेकेंड पार्ट आप है ना बैलेंसिंग का कर लो, ठीक है ना, बैलेंसिंग करो, आपको और पूछेगा नहीं। एंड थर्ड पार्ट आपको दिस वन, दैट इज कैलकुलेशन किस पे, परसेंटेज पे, मोलर मास फाइंड करना एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला का बस एलिमेंट्री आइडिया, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट मेरे को क्लास 10th में करना है। ओके ओके बच्चे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विथ न्यू concept, that is chemical equation and reaction. Okay, bye bye.